प्रिय विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब। हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। क्लास में जल्दी से उपस्थित हों। मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि मैं आज की अपनी इस ब्रह्मास्त्र टेस्ट सीरीज़ की शुरुआत करूं। आप सब लोग जितनी जल्दी संभव हो सके अपनी कॉपी और पेन लेकर क्लास में बैठिए। मैं महसूस कर रहा हूं कि परीक्षा की थोड़ी सी अनिश्चितता की वजह से क्लास के प्रति, अपनी पढ़ाई के प्रति आपका रुझान अगर कम हो रहा है तो प्लीज़ ऐसा मत करिए और जल्दी से तैयार होइए। आज हम लोग अपनी इस ब्रह्मास्त्र टेस्ट सीरीज़ को शुरू करें। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है और पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। आप पढ़िए और जवाब दीजिएगा। सभी लोग रिप्लाई करेंगे। प्रश्न देखिए, मौर्य काल में 10 गांवों की इकाई पर नियुक्त अधिकारी को क्या कहा गया है। कई बार ये प्रश्न पूछा गया है और हमेशा गड़बड़ हो जाती है। पहले ये देखो, मौर्य काल में 10 गांवों की इकाई पर नियुक्त अधिकारी क्या कहलाता है। गोप है या राजुक है या स्थानिक है या फिर युक्तक है। जवाब देंगे और आई थिंक जवाब ठीक आने चाहिए और इस प्रश्न में सही जवाब है गोप। बिल्कुल ठीक जवाब आ रहा है आप सभी की तरफ से। ये ध्यान रखिएगा, 10 गांवों पर नियुक्त अधिकारी को गोप कहा गया है। 10 गांवों पर नियुक्त अधिकारी को गोप कहा गया है। ये बात क्लियर हो रही है। एक बात जो इससे जुड़ी हुई है, हमेशा ये कहा गया है कि मौर्य काल में किस अधिकारी को भ्रष्टाचार में संलिप्त कहा गया है। जैसे कौटिल्य एक स्टेटमेंट कहते हैं कि आर्थिक पदों पर नियुक्त युक्तों को रिश्वत लेते हुए वैसे ही नहीं देखा जा सकता जैसे मछली में जल को पानी पीते हुए नहीं देखा जा सकता। तो ध्यान रखिएगा, ये जो युक्त अधिकारी है या युक्तक अधिकारी है, ये रिश्वत लेने के लिए बदनाम थे। ये रिश्वत लेने के लिए कुख्यात थे। ठीक है, युक्तक। एक बात बढ़िया ये हो गई, जबकि आपको पता है ना कि कौटिल्य ने रिश्वत लेने पर मृत्युदंड की व्यवस्था की है। इसके बावजूद भी कौटिल्य ये स्वीकार करते हैं कि कहीं ना कहीं पर किसी न किसी लेवल पे आर्थिक मामलों में भ्रष्टाचार है और ये अधिकारी भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं। ये बात भी क्लियर हो रही है। और जहाँ तक मैं याद कर पा रहा हूँ, एक प्रश्न और आया है कि अशोक के तीसरे अभिलेख में कौन से अधिकारी हैं। तो आपको ये पता है, युक्त, राजुक और प्रादेशिक, है ना। याद आ रहा है आपको, आना चाहिए। ये क्लियर है, युक्त, राजुक और प्रादेशिक। अशोक के तीसरे शिलालेख में इन 3 अधिकारियों का उल्लेख हुआ है। और अगला प्रश्न देख लीजिए, प्रश्न संख्या 2 आपके सामने है। इसको थोड़ा देखिए, क्या क्या है प्रश्न आपका। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में वर्णित प्रणय कर से क्या आशय है। प्रणय कर से क्या आशय है। तो आप देखिए, विवाह कर है या फिर अंतरजातीय विवाहों पर लगने वाला कर है या फिर आपात कर है या फिर सम्राट को दी जाने वाली स्वैच्छिक भेंट है। तो ऑप्शन चारों क्लियर हो रहे हैं आपके सामने। जवाब देंगे आप, बताइए मुझे। और इसमें सही जवाब है आपातकालीन कर। कौटिल्य ने एक आपातकालीन कर की व्यवस्था की है जिसे वो प्रणय कर कहते हैं। ध्यान रखिएगा, ये आपातकालीन और आकस्मिक और अनिवार्य कर था। बाढ़, अकाल या अन्य प्राकृतिक आपदाओं के समय प्रजा से लिया जाता था, एक जगह से लिया जाता था और दूसरे जगह पर वो बांट दिया जाता था। तो ये सहायता के लिए ये आपातकालीन कर है, इमरजेंसी टैक्स है।
ठीक है, जो हमेशा नहीं लगता था और विषम परिस्थितियों में, प्राकृतिक आपदा की स्थितियों में लगता था, प्रणय कर। ठीक है, याद रखिएगा। एक कर और है जो इन्होंने, सेना भक्त का नाम आपने सुना होगा। जब सेना कहीं जाती थी युद्ध के लिए तो रास्ते में पड़ने वाले गांव और गांव के लोग सैनिकों के लिए खाना और पशुओं के लिए चारे की व्यवस्था करते थे। तो ये सेना भक्त है। एक बात। दूसरी बात, जो मौर्य काल से, अब जैसे ये प्रणय कर की बात आ रही है, यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ 2 अभिलेख ऐसे हैं जिसमें अकाल में राज्य की तरफ से राजकीय कोषागारों से अनाज वितरित करने की बात आई है। तो वो 2 अभिलेख कौन से हैं? तो एक आपको पता है सोहगौरा अभिलेख है, मुझे बताइए, गोरखपुर में है। और दूसरा अभिलेख है महास्थान अभिलेख है ना। ये आज की डेट में बांग्लादेश में है, बोगरा जिले में। तो मौर्य काल में 2 ऐसे अभिलेख जिसमें अकाल के समय राजकीय कोषागारों से अनाज वितरित किए जाने के संदर्भ प्राप्त होते हैं। तो आई थिंक यहाँ से आपके 4-5 प्रश्न क्लियर हो रहे हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं। आपका तीसरा प्रश्न वैदिक काल से है और इसे देखिए। वैदिक काल में राजा के चुनाव में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका कौन सी राजनीतिक संस्था का रोल था? 4 यहाँ पे नाम दिए हुए हैं, विदत, सभा, समिति और परिषद। विदत, सभा, समिति और परिषद। राजा के निर्वाचन में ध्यान रखिएगा। तो जवाब बिल्कुल आपको पता है और आप सब लोग जवाब सही दे पाएंगे और इसमें जवाब है समिति। मैं बार बार आपसे ये कहता हूँ कि सभी छात्रों और छात्राओं को क्लास में पार्टिसिपेट करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पे गलती होगी तो सुधर जाएगी, परीक्षा में गलती होगी तो आपके जीवन का कुछ महत्वपूर्ण वर्ष और जाया चला जाएगा। फिलहाल आप यहाँ पे कुछ और बातों पर चर्चा करिए मेरे साथ। विदत जो कि सर्व प्राचीन राजनीतिक संस्था है, ठीक है ना। सबसे प्राचीन राजनीतिक संस्था कौन सी है? तो वो है विदत, सर्व प्राचीन राजनीतिक संस्था। ठीक है। अच्छा, अब एक बात यह है, ध्यान रखिएगा, इंद्र को विदत का बल कहा गया है, यह भी ध्यान रखिएगा। इंद्र को विदत का बल कहा गया है। ये कुछ बेहतरीन बातें मैं आपको बता रहा हूं। युद्ध में लूटी गई संपत्ति का बंटवारा विदत में होता था। क्लियर हो रही है बात? युद्ध में लूटी गई संपत्ति का बंटवारा विदत में होता था। नोट करते चलिए आप चाहें तो। बंटवारा विदत में होता था। और मैं एक बात बताना चाहता हूं, विदत के लिए नववधू का स्वागत भी विदत के प्लेटफॉर्म पर होता था। यानी इसी विदत के प्लेटफॉर्म पर, विदत के मंच पर जो नव विवाहिता है, जो नववधू है, वो कबीले के लोगों से परिचय प्राप्त करती थी। तो अब एक बड़ी बात यह है कि जब वो राजनीतिक संस्थाओं में आ रही हैं महिलाएं, ध्यान रखिएगा, पर्दा प्रथा के साक्ष्य वैदिक काल में नहीं हैं। पर्दा प्रथा के साक्ष्य वैदिक काल में नहीं है। बाल विवाह के साक्ष्य वैदिक काल में नहीं है। ठीक है ना। एक बार ऐसा भी आया था कि कन्याओं का विवाह यौवनारंभ के पूर्व ही हो जाता था। बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। ठीक है ना। वो अथर्ववेद का एक श्लोक है जिसमें ये रेफरेंस आता है, ब्रह्मचर्येण कन्या युवानम विदन्ते पतिम
कन्या ब्रह्मचर्याश्रम में रहती है, युवावस्था में पति का वरण करती है। इसका मतलब क्या है कि कन्याओं को भी समान रूप से शिक्षा के अधिकार और स्वयंवर, एक ऐसी परंपरा जिसमें वो अपने पति का चुनाव स्वयं करती थीं, मौजूद थी। तो इस नाते आप ध्यान रखिएगा, किसी भी दशा में बाल विवाह भी वैदिक काल में नहीं है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, मुझे ये बताइए, क्या वैदिक काल में दहेज प्रथा का प्रचलन था? क्या वैदिक काल में दहेज प्रथा का प्रचलन था? हाँ या ना? जवाब दीजिए। जवाब केवल हाँ या ना में चाहिए मुझे। और अगर बाय द वे आपका जवाब वैदिक काल में दहेज प्रथा के लिए ना है तो ये गलत है। दहेज प्रथा का प्रचलन है वैदिक काल में। ध्यान रखिएगा, कन्या की विदाई के समय दिए जाने वाले स्वैच्छिक उपहारों को वहतु कहा गया है। कन्या की विदाई के समय दिए जाने वाले उपहारों को वहतु कहा गया है। इसका मतलब दहेज प्रथा है ना, स्वैच्छिक है। और उपहार में भी क्या होगा, वो ज़्यादा से ज़्यादा एक जोड़ी गाय या बैल हो सकते हैं। तो वहाँ पर दहेज प्रथा के साक्ष्य हैं, ठीक है ना। वहतु क्लियर कट याद रखिएगा। बहुपत्नी प्रथा, बहुपति प्रथा के साक्ष्य हैं, ठीक है। बहुत सारी बातें हैं, लेकिन कम से कम आपको इतनी बातें याद रखनी चाहिए। और अगले प्रश्न पर नजर डालें। चौथा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, बहुत ध्यान से पढ़िएगा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, गलत मत करिएगा। 4 पहियों वाली गाड़ी के साक्ष्य किस हड़प्पाई स्थल से मिलते हैं? 4 पहियों वाली गाड़ी के साक्ष्य किस हड़प्पाई स्थल से मिलते हैं? मुझे बताइए। 4 ऑप्शन है, हड़प्पा, दैमाबाद, चनुद्रडो और आमरी, ABCD। जवाब दें, कंफ्यूजन की स्थिति ना रहे। और आपकी उम्मीद के विपरीत सही जवाब है इसमें चनुद्रडो। ध्यान रखिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसमें गलती नहीं होनी चाहिए। 4 पहियों वाली गाड़ी, तो बैलगाड़ी में हमेशा 2 पहिए होते हैं। 4 पहियों वाली गाड़ी, एक ऐसी गाड़ी जिसमें 4 पहियों के साक्ष्य में मिले हैं, ये चनुद्रडो है। अब यहां पर एक प्रश्न और है, मैं आपसे डिस्कस कर दूं दैमाबाद के लिए। एक ऐसी गाड़ी जिसको एक नग्न पुरुष आकृति चला रही है, वो रथ जैसा बना हुआ है, ये कहां से मिलती है? तो वो दैमाबाद से मिलती है, ठीक है ना। एक नग्न पुरुष आकृति के द्वारा चलाई जाने वाली गाड़ी, वो पूरी मूर्ति है, मैं लिख दे रहा हूं, एक नग्न पुरुष के द्वारा चलाई जाने वाली, या वो चला रहा है ऐसा कह लीजिए, प्रदर्शित है वैसा। लेकिन फिलहाल मैं आपसे कुछ और प्रश्न डिस्कस करना चाह रहा हूं। एक प्रश्न ये आया है कि आरेदार पहिए वाली गाड़ी के साक्ष्य कहां से मिले हैं? आरेदार मतलब जिसमें स्पोक्स हैं, तीलियां हैं। आरेदार पहिए की गाड़ी के साक्ष्य कहां से हैं? और आई थिंक आप शायद याद कर पा रहे होंगे। अब मैं यहां तक याद कर पा रहा हूं, और जवाब है इसमें धौलावीरा। ध्यान रखिएगा, जवाब है इसमें धौलावीरा। आरेदार पहिए की गाड़ी कहां से मिलती है? तो वो धौलावीरा से मिलती है।
4 पहियों वाली गाड़ी कहाँ से मिलती है? तो 4 पहियों वाली गाड़ी चंद्रों से मिलती है। दहमाबाद से एक ऐसी गाड़ी मिली है जो नग्न पुरुष आकृति उसको चला रही है, वो दहमाबाद से है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका एक बार पुनः वैदिक काल से है और कह रहा है कि ऋग्वेद के सूक्तों की रचना में निम्नलिखित में से किस महिला ने अपना योगदान नहीं दिया? लोपामुद्रा, गार्गी, अपाला, काक्षावृति। 4 नाम हैं आपके पास, आप जरा फिर से देख लीजिए। वो कह रहा है ऋग्वेद के सूक्तों की रचना में निम्नलिखित में से किस महिला ने अपना योगदान नहीं दिया? लोपामुद्रा, गार्गी, अपाला, काक्षावृति। जवाब दे रहे हैं? पहले मैं आपको जवाब बताता हूं और जवाब है इसमें गार्गी। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, गलत नहीं होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। ऋग्वेद के सूक्तों की रचना में किस महिला ने भाग नहीं लिया? नहीं लिया, तो गार्गी ने भाग नहीं लिया। क्यों? क्योंकि गार्गी का संबंध उपनिषद काल से है। उपनिषद काल से है, आपको याद है ना? बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क और गार्गी का संवाद मिलता है, ठीक है ना? गार्गी का शास्त्रार्थ हुआ था और उसमें याज्ञवल्क कहते हैं गार्गी ज्यादा बहस मत करो नहीं तो तुम्हारा सिर तोड़ दिया जाएगा। ये क्या बात हो गई भाई? आप हारने लगे तो महिला का सिर तोड़ देंगे। ये कुछ पुरुषवादी मानसिकता के लक्षण उपनिषद काल में दिखाई पड़ते हैं। और बृहदारण्यक उपनिषद, एक तो ये आपका प्रश्न क्लियर हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि गार्गी का संबंध वैदिक काल, ऋग वैदिक काल से नहीं है, उपनिषद काल से है। लोपामुद्रा है, अपाला है, तो आपको लगेगा सर क्या काक्षावृति भी है? हां है। काक्षावृति के साथ में कुछ और नाम बता देता हूं। शची, पौलोमी, ध्यान दीजिएगा, काक्षावृति, बहुत सारे नाम हैं। अच्छा, एक बात और है, ऋग्वेद के सूक्तों की सर्वाधिक संख्या किस विदुषी महिला के द्वारा रची गई? तो उनका केवल एक नाम है और वो है लोपामुद्रा। किनकी पत्नी है लोपामुद्रा? बताएंगे क्या मुझे? लोपामुद्रा किनकी पत्नी है? अगस्त ऋषि की पत्नी है। मुझे उम्मीद है आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो रहे हैं यहाँ पे। और अक्सर करके छात्रों ने मेरे पास एक ये बात भेजी है, कॉमन प्रॉब्लम है आप सभी की, कि सर वो बहुत बर्डन हो रहा है रिवीजन करने में और छोटी छोटी बातें भी गलत हो जा रही हैं। तो मेरा आपसे केवल अनुरोध है कि अगर आप लगातार पढ़ रहे हैं तो ये ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा लगातार पढ़ाई के बाद थोड़े समय के लिए विश्राम की ज़रूरत भी होती है। लगातार काम करते करते हमारा मस्तिष्क थक जाता है। एक सेटिंग में मैक्सिमम आप 2 से सवा 2 घंटे बैठिए। बहुत लगातार पढ़ते हैं तो बहुत तनाव होता है और उसमें फिर क्या होता है कि आप केवल औपचारिकता करने के लिए पढ़ते हैं, और हमारा दिमाग काम करना, आत्मसात कर पाना, सूचनाओं को आत्मसात करना बंद कर देता है। तो ऐसी स्थिति ना आने पाए। और मैं आज की क्लास आपको थोड़ा सा आगे ले चलूं 2 मिनट के लिए। मुझे एक बात याद आती है, अक्सर करके लोगों का अप्रोच, लोगों का नज़रिया आपकी
पढ़ाई को प्रभावित कर सकता है। ध्यान से सुनिए, ऐसे लोगों से दूर रहें जो नकारात्मकता से भरे हुए हैं, जो आपकी ऊर्जा को सोख रहे हैं। पढ़ाई को बोझ समझ के ना करें। कई बार मैंने कहा है, एंजॉय द वर्क यू डू। आप जो काम करते हैं उसको एंजॉय करिए। एंड डू द बेस्ट यू कैन। और वो करिए जो आप बेहतर कर सकते हैं, वो करिए जो आप बेहतर कर सकते हैं। कभी भी आप पढ़ाई को एक मुश्किल टास्क समझ के मत करिए। सबसे बड़ी बात है, डोंट वर्क हार्ड। मैं कहता हूँ बहुत मेहनत करके पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, एंजॉय करके पढ़िए, ये पढ़ाई बहुत आसान हो जाएगी। एंड डू द बेस्ट यू कैन। एक सिटिंग में 2 से ढाई घंटे पढ़िए, मैक्सिमम 5 से 6 घंटे बैठने की ज़रूरत नहीं है। 5 से 6 घंटे आपको अगर पढ़ना है तो मैं आपको बता रहा हूँ 2, सवा 2, ढाई घंटे की 1, 2, 3 सिटिंग, 3 अलग अलग पार्ट में डिवाइड करिए। ये बहुत ज़रूरी है। और इसमें जैसे अक्सर होता है कि जब आप लगातार पढ़ते हैं तो एक समस्या आती है, जिसे मैं कहता हूँ एड्स, अटेंशन डिफिशिएंसी डिसऑर्डर। तब आप चीज़ों पर, कॉन्सेप्ट्स पर, तथ्यों पर, सूचनाओं पर ध्यान नहीं देते, केवल पढ़ते हैं सरसरी निगाह से। ये बहुत खतरनाक स्थिति है। तो सरसरी निगाह से पढ़ना हो, औपचारिकता के लिए पढ़ना हो, कोई उपन्यास तो हम लोग पढ़ नहीं रहे हैं, तो बेहतर है कम पढ़िए लेकिन सार्थक पढ़िए। ठीक है ना? इस बीमारी से दूर रहिए, ध्यान ना दे पाने की आदत, अटेंशन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर, इससे दूर रहिए। और इसके पहले मैं आगे जाऊं, एक छोटी सी कहानी बताता हूं, आपको ऊर्जा से भर देगी। एक राहगीर था, एक गांव से गुजरा और शाम हो गई थी, तो उसने एक दरवाज़ा खटखटाया और नॉक किया। तो बोला, भाई मैं रात में रुकना चाहता हूँ, राहगीर हूँ, परदेसी हूँ, मुझे थोड़ी सी जगह मिलेगी। तो गांव वालों ने उस व्यक्ति को, उस राहगीर को रुकाया, अपने यहाँ ठहराया, उसे बढ़िया से खिलाया पिलाया, उसका खूब सत्कार किया और उसे अगले दिन विदा कर दिया। ठीक है, कोई बात नहीं। फिर कुछ महीनों के बाद वो राहगीर फिर वापस लौट रहा था और फिर शाम हो गई, और ये संयोग था कि वो उसी गांव में जहां पर पहले रुका था वहां पर रुका। उसने एक दरवाज़ा खटखटाया, शाम हो चुकी थी, दरवाज़ा नहीं खुला। दूसरा दरवाज़ा खटखटाया, इस तरह उसने कई दरवाजे खटखटाए लेकिन दरवाज़ा नहीं खुला। और फिर अंत में एक दरवाज़ा खुला। लोग डरे हुए, सहमे हुए, सन्नाटा, अंदर आओ, जल्दी अंदर आओ। दरवाज़ा बंद। क्या हो गया भाई? बोले, नहीं, गांव में एक बहुत बड़ा सा राक्षस आ गया है, पूरे गांव में हमारे पशुओं को खा जाता है, हमको परेशान करके रख दिया है, हमारी फसलों को नुकसान पहुंचाता है, इसलिए अब कोई यहाँ पर बाहर नहीं निकलता, हमारे जानवरों को खा गया है, हमारे बच्चों को डर है। तो राहगीर ने कहा कि तुम लोग उस राक्षस को मारते क्यों नहीं? गांव वाले बोले, अरे भाई उसको मारे कैसे, उस राक्षस को मारे कैसे? देख रहे हैं, आधा शरीर बनाया है मैंने अभी केवल, बहुत बड़ा है वो, तो बहुत बड़ा है, उसको कैसे मारें? राहगीर ने कहा, वो बहुत बड़ा है इसीलिए मारें। क्यों? क्योंकि अगर तुम सब लोग इकट्ठा होकर बहुत दूर से भी उसको एक पत्थर मारोगे तो वो पत्थर बिना निशाना लगाए कहीं ना कहीं उसको हिट जरूर करेगा। जो ये इतना बड़ा है ना, यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। देखिए, अप्रोच काउंट्स। और अगले दिन गांव वालों ने मिलकर उस राक्षस को मार दिया। आप देखिए, जहां समस्या दिखती है, अगर समस्या बहुत बड़ी दिखती है तो समझ लीजिए समाधान बहुत छोटा सा है। और सबसे बड़ी बात यह है, एवरी प्रॉब्लम हैज इट्स सॉल्यूशन। हर प्रॉब्लम का एक समाधान है। दुनिया में ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान ना हो। तो अगले प्रश्न पर आइए। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। इसमें विकल्प आपको अगले पृष्ठ पे देखने को मिलेंगे। बौद्ध संघ में इनका प्रवेश वर्जित था।
बौद्ध संघ में इनका प्रवेश वर्जित था? पहला ऑप्शन है 15 वर्ष से कम आयु का व्यक्ति। हाँ या नहीं? तो बिल्कुल बिल्कुल सही है, वर्जित है। कर्ज से लदा व्यक्ति, कर्जदार व्यक्ति, बिल्कुल सही है, वर्जित है। संक्रामक रोगी, बिल्कुल सही है, वर्जित है। शूद्र वर्ण का व्यक्ति, नो। संघ में कोई भी व्यक्ति प्रवेश ले सकता है। और मुझे यहां पर एक प्रश्न और याद आ रहा है, पहले उसको डिस्कस कर लीजिए, फिर हम लोग इस प्रश्न के उत्तर को देखते हैं। शूद्र वर्ण का व्यक्ति मतलब आ सकता है, वो कह रहा वर्जित है, नो, इसका प्रवेश वर्जित नहीं है। तो एक प्रश्न ऐसे आया था, जब व्यक्ति बौद्ध संघ में प्रवेश कर लेता है तो वह वर्ण विहीन हो जाता है। जब व्यक्ति बौद्ध संघ में प्रवेश कर लेता है, करता है ऐसा मान लीजिए, तो वह वर्ण विहीन हो जाता है। ये प्रश्न बड़ा अच्छा है, मुझे याद नहीं, शायद पीसीएस में या उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की किसी परीक्षा में ये पूछा गया है, वर्ण विहीन हो जाता है। तो ये कहाँ पर है, किस ग्रंथ में है, मुझे बताएंगे क्या आप लोग? और जवाब इसका है अंगुत्तर निकाय। देख लीजिएगा, ये प्रश्न अलग अलग समय पर फिर से रिपीट हो सकता है किसी परीक्षा में। एक बात तो इसका मतलब ये है, एक प्रश्न और डिस्कस कर देते हैं। बुद्ध के प्रारंभिक अनुयायियों में किस वर्ण के व्यक्ति सर्वाधिक हैं? बुद्ध के प्रारंभिक शिष्यों में किस वर्ण के व्यक्ति सर्वाधिक हैं? तो ध्यान दीजिएगा, बुद्ध के प्रारंभिक शिष्य सर्वाधिक संख्या में जो हैं वो ब्राह्मण हैं। ध्यान दीजिएगा, कभी भी शूद्र मत चुनिएगा। प्रारंभिक पूछ रहा है, बुद्ध के प्रारंभिक अनुयायियों में, उनके शिष्यों में सर्वाधिक संख्या ब्राह्मण वर्ण के व्यक्तियों की है। और अगर ऐसे कहता है कि बौद्ध धर्म के अनुयायी सर्वाधिक किस वर्ण के थे, टोटल नंबर ऑफ फॉलोअर्स, तब जवाब होगा शूद्र वर्ण से थे। ये बात क्लियर हो रही है? आप विकल्पों पर ध्यान दें और यहां पर देख पा रहे हैं जो प्रश्न दिया हुआ है उसमें केवल ये दिखाई पड़ रहा है कि वो कह रहे हैं 1, 2 और 3। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, 1, 2 और 3। इस प्रश्न में थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत पड़ेगी। इस प्रश्न में थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि जो चौथा विकल्प है राज परिवार का सदस्य, ध्यान रखिएगा, राज परिवार का सदस्य आ सकता है। वो कह रहे हैं कि 1, 2 और 3 बुद्ध ने संघ में प्रवेश के 7 नियम बनाए। किन किन लोगों का संघ में प्रवेश वर्जित है, पहले यह देख लीजिए। आइए और जल्दी से विकल्पों पर दृष्टिपात करते हैं और तद अनुसार आपका विकल्प है 1, 2 और 3, जिनका संघ में प्रवेश वर्जित था, है ना। पहले आप ये जान लीजिए कि बुद्ध ने संघ में किन व्यक्तियों के लिए प्रवेश को निषिद्ध कर दिया। वो 7 नियम हैं जो अलग अलग समय पर बने हैं, जैसा कि पहला, दास ना हो, कर्जदार ना हो, संक्रामक रोगी ना हो, चोर डाकू और अपराधी ना हो। तब आप ये कहेंगे कि सर बुद्ध ने अंगुलीमाल को दीक्षा दी, बिल्कुल ठीक है। आप कहेंगे सर संक्रामक रोगी ना हो, तो बुद्ध ने एक संक्रामक रोगी तिस्स को भी दीक्षा दी थी और उसे संघ में शामिल किया और उसकी सेवा शुश्रूषा स्वयं की, लेकिन बाद में नियम बनाया। तो इस पर कभी हम लोग विस्तृत चर्चा बाद में करेंगे। ये 7 नियम अलग अलग समय पर बने हैं और चोर डाकू अपराधी ना हो,
राजा का सेवक ना हो, व्यक्ति की आयु 15 वर्ष से कम ना हो और माता पिता की आज्ञा अनिवार्य रूप से ली गई हो। ये 7 नियम हैं जो अलग अलग समय पर बनाए हैं बुद्ध ने। कब और क्यों बनाए हैं इस पर हम लोग कभी बाद में चर्चा करेंगे। ये ध्यान रखिएगा, राज परिवार का व्यक्ति संघ में प्रवेश पा सकता है। बुद्ध ने अपनी मां को दीक्षा दी, अपने पुत्र को शामिल किया, बाद में यशोधरा भी शामिल हुई। मेरी बात समझ पा रहे हैं आप? तो यहाँ पे विशेष तौर पे मैंने आपके लिए लिख दिया है, स्क्रीनशॉट भी आप चाहें तो ले सकते हैं, कि संघ में इन 7 नियमों के अनुसार ही प्रवेश मिलता था। इसका मतलब यह है कि कोई भी व्यक्ति बौद्ध धर्म का उपासक तो हो सकता था, लेकिन संघ में प्रवेश के लिए, भिक्षु बनने के लिए ये 7 नियम, 7 कंडीशंस पूरी करनी अनिवार्य थी। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न मौर्य काल से है, पढ़िए। बहुत 2 प्रश्नों को मैंने इसमें मिक्सअप किया है, आप पढ़ के बताइए। अशोक के किस अभिलेख अथवा अभिलेखों में धम्म महामात्रों का उल्लेख हुआ है? धम्म महामात्रों के उल्लेख की बात हो रही है केवल 12वें शिलालेख में। ध्यान से देखिएगा प्रश्न को। 5वें शिलालेख एवं 12वें शिलालेख में, चौथे स्तंभलेख एवं 12वें शिलालेख में, दूसरे स्तंभलेख एवं 5वें शिलालेख में। आप जवाब दे सकते हैं, और बहुत समय ना लेते हुए मैं आपको जल्दी से जवाब बता देता हूं। और इसमें ये 2 अभिलेखों में धम्म महामात्रों का उल्लेख करता है अशोक, और सही जवाब है इसमें 5वें शिलालेख और 12वें शिलालेख। एक में वो उनकी नियुक्ति का उल्लेख कर रहा है कि मैंने धम्म महामात्रों की नियुक्ति की है, और 12वें शिलालेख में धम्म महामात्रों के साथ वो 2 और अधिकारियों की नियुक्ति की बात करता है। एक है वचभूमिक और दूसरा है स्त्र्याध्यक्ष, और तीसरा धम्म महामात्र स्वयं है ना। और मैंने अभी आपको बताया है तीसरे शिलालेख में युक्त, राजुक और प्रादेशिक, ये भी याद रखिएगा, हमेशा पूछा गया है। तो धम्म महामात्रों का उल्लेख अशोक के किस शिलालेख में है? 5वें में है, 12वें में है, भूलिएगा नहीं। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगले प्रश्न की तरफ आइए। यद्यपि कि 8वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, लेकिन एक बात आपसे ये डिस्कस करना चाहता हूँ। अधिकांश छात्रों का मेरे पास फ़ोन आया, बहुत सारे छात्रों की रिक्वेस्ट आई कि सर कुछ टॉपिक्स पढ़ा दीजिए आप, जैसे वो विजयनगर साम्राज्य, वो दक्षिण भारत, चोल, राष्ट्रकूट और पल्लव संगम वंश, आधुनिक भारत में वो निम्न जाति और किसान आंदोलन, संवैधानिक विकास, यूरोपियों का भारत में इस्टेब्लिशमेंट और आपस में संघर्ष, वो कर्नाटका वॉर वगैरह हैं। कुछ महत्वपूर्ण संधियां हैं, और वो प्राचीन भारत की मंदिर शैलियां और मध्यकालीन इतिहास की स्थापत्य कला और उसकी विशेषताओं पर सर कुछ विशेष लेक्चर्स पर 1, 2, 4 वीडियोस अलग अलग समय पर छोटे छोटे बना दीजिए, जिससे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न कवर हो जाएं। तो आप सब मुझे सहयोग दीजिए, और मैं कोशिश करूंगा कि मेरा अगला क्लास विजयनगर साम्राज्य पे हो। अधिक से अधिक छात्रों को आप अपने सहयोगियों और मित्रों को शेयर कर सकते हैं। मैं इस श्रृंखला में एक नए टॉपिक पर, जिस पे हो सकता है बहुत सारे प्रश्न हो, आपकी कल्पना के विपरीत विजयनगर के इतने प्रश्न मैं डिस्कस कर दूंगा जो पिछले 20 वर्ष में किसी भी परीक्षा को तैयार करने में पूरे हो जाएंगे, और वो 3-4 लेक्चर में पूरा हो जाएगा। मैं चाहता हूं मेरे साथ लगातार जुड़िए। तो विजयनगर पढ़ना चाहेंगे मुझे बताइए, मुझे आप रिस्पॉन्स करिएगा, टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर भी मुझे बता सकते हैं। फिलहाल आप ये ध्यान रखिएगा, अगली क्लास आपकी विजयनगर साम्राज्य से होने वाली है। फिलहाल अगले प्रश्न को देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 ऑलरेडी आपकी स्क्रीन पर है, और यह दिख रहा है कि कौन सा अभिलेख जैन तीर्थंकरों की स्तुतियों से प्रारंभ होता है।
जैन तीर्थंकरों की स्तुतियों से प्रारंभ होता है और जैन धर्म में मूर्ति पूजा का प्रारंभिक साक्ष्य प्रस्तुत करता है। आप ध्यान रखिएगा, 2 प्रश्न शामिल किए हैं, एक यहां तक और फिर ये दूसरा प्रश्न यहां तक, दोनों अलग अलग समय पे पूछा गया। 4 ऑप्शन है, हाथी गुंफा अभिलेख है, मंदसौर अभिलेख, मनकुंवर अभिलेख, करमदंडा अभिलेख, और बिल्कुल जवाब आपका एक बार में सही आ जाएगा। और सही जवाब है इसमें खारवेल का हाथी गुंफा अभिलेख, खारवेल का हाथी गुंफा अभिलेख। ध्यान रखिएगा, जैन तीर्थंकरों की स्तुतियों से प्रारंभ होता है और जैन धर्म में मूर्ति पूजा का प्रारंभिक साक्ष्य उपलब्ध करवाता है। और बाकी के ये ध्यान रखिएगा, ये तीनों अभिलेख कुमारगुप्त प्रथम के हैं, गुप्त शासक कुमारगुप्त प्रथम के हैं। मंदसौर अभिलेख सूर्य की पूजा या सूर्य की स्तुति से आरंभ होता है। ध्यान रखिएगा, मैं बहुत सारी बातें कवर कर रहा हूँ। मनकुंवर अभिलेख बुद्ध की स्तुति से आरंभ होता है, नोट करिए। करमदंडा अभिलेख शिव की स्तुति से आरंभ होता है। कितने सारे प्रश्न आपको मिल रहे हैं लगातार, कितने सारे डाउट्स क्लियर हो रहे हैं। इतने बेहतर ढंग से मैं आपको डिलीवर कर रहा हूं मेरे लेक्चर्स की, और मेरी ऊर्जा और मेरी जो भी मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूं, इसको सार्थकता प्राप्त हो सके, ये सब कुछ आपके हाथ में, इसका उपयोग करिए। अगले प्रश्न को देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 गुप्त काल से है। कालिदास की प्रथम रचना थी अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम, या फिर मेघदूतम, या फिर ऋतुसंहार। जवाब गलत नहीं आना चाहिए, मुझे बताइए, मैं वेट कर रहा हूं, सभी लोगों को रिप्लाई करना पड़ेगा। आप ध्यान से देखिए, बहुत कंफ्यूजन है भाई। और सही जवाब है कालिदास की पहली रचना है ऋतुसंहार। कालिदास की पहली रचना है ऋतुसंहार। गलत मत करिए, गलती से भी आपने अगर अभिज्ञान शाकुंतलम चुन दिया है तो ये अंतिम रचना है इनकी, अंतिम इनका नाटक है ये, और इनकी सर्वश्रेष्ठ रचना है। ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगर यहां पे प्रश्न ये भी होता कि कालिदास का प्रथम नाटक कौन सा है, तब भी आप हो सकता है जवाब चुनते अभिज्ञान शाकुंतलम। ध्यान रखिएगा, कालिदास का प्रथम नाटक है मालविकाग्निमित्रम। ये भी एक बढ़िया प्रश्न है, प्रथम नाटक है। और कालिदास की प्रथम रचना, मुझे बताइए, क्लियर हुआ डाउट? कालिदास किस धर्म के उपासक थे? अगर मैं ऐसा पूछूं, किस धर्म के अनुयायी थे, किसकी उपासना करते थे, तो ध्यान रखिएगा, कालिदास शिव के उपासक थे, शैव धर्म के फॉलोअर थे, शैव धर्म के अनुयायी और शिव के उपासक थे। बातें आई थिंक क्लियर हो रही हैं। और एक टास्क मैं आपको दे रहा हूं, मुझे बताइए कालिदास के बचपन का नाम क्या था? कालिदास के बचपन का नाम क्या था, मुझे बताइए। इस प्रश्न का जवाब मैं आपको नहीं बता रहा हूं, आपको बताना है। या तो रिप्लाई करिए या मुझसे आप व्हाट्सएप करके पूछिए। अगले प्रश्न को देखिए। अगला क्वेश्चन आपका दिल्ली सल्तनत से है। रस्म मियाना की नीति, नरमी एवं सख्ती के बीच की नीति। रस्म ए मियाना की नीति का संबंध किस शासक से है? गयासुद्दीन बलबन, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, या फिर रजिया सुल्ताना। जवाब दे पाएंगे? प्रश्न सामने है आपके। और देखिए यहां पे सही जवाब है गयासुद्दीन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक। जल्दबाजी मत करिएगा, ये सब प्रश्न बड़े ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं आपके सिलेक्शन में। रस्म मियाना, गयासुद्दीन तुगलक। बलबन की बात करिए,
और अगर आपने पूरा विकल्प पढ़े जवाब दे दिया, यहाँ पे गयासुद्दीन, यहाँ पे भी गयासुद्दीन, तो गड़बड़ हो सकती है। इसकी बात है बलबन के लिए, आपको पता है रक्त एवं लौह की नीति, लौह की नीति, ठीक है ना, बलबन को याद रखिएगा। द पॉलिसी ऑफ आयरन एंड ब्लड, द पॉलिसी ऑफ आयरन एंड ब्लड, ठीक है ना, रक्त और लौह की नीति के लिए जाना जाता है गयासुद्दीन बलबन। दैवीय राजतंत्र की संकल्पना की स्थापना के लिए जाना जाता है बलबन। जिल्ल इलाही नियाबत खुदाई घोषणा करता है बलबन। अगला प्रश्न देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण, दिल्ली सल्तनत से जुड़ा हुआ प्रश्न। क्या ऐसा भी कोई शासक था दिल्ली सल्तनत में, पहला और आखिरी सुल्तान, जिसने अपना राज्याभिषेक 2 बार कराया? कोई ऐसा शासक है क्या जिसने अपना राज्याभिषेक 2 बार करवाया? दिल्ली सल्तनत, ध्यान से देखिएगा, औरंगजेब, मोहम्मद बिन तुगलक, सिकंदर शाह लोदी या फिर इब्राहिम लोदी? क्या बताएंगे, बताइए, कुछ गड़बड़ हो रही है क्या? औरंगजेब मत चुन लीजिएगा भाई। देखिए दिल्ली सल्तनत की बात हो रही है और जल्दबाजी में औरंगजेब चुना जा सकता है, लेकिन औरंगजेब का संबंध दिल्ली सल्तनत से नहीं है। तो यहां पे जवाब है इब्राहिम लोदी। ध्यान रखिए, मैंने आपको फटाफट जवाब दे दिया है। 2 बार राज्याभिषेक करवाया इब्राहिम लोदी ने, औरंगजेब ने मुगल काल में करवाया है 2 बार। दिल्ली में राज्याभिषेक हुआ है इसका और 2 बार हुआ है। और आपको शायद याद हो, शिवाजी महाराज ने भी 2 बार राज्याभिषेक करवाया है। शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक भी 2 बार हुआ है। इस छोटी सी जानकारी को आप मेरे साथ स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं शेयर कर रहा हूं। जानकारी आपके सामने है स्क्रीन पर, आप देखिए। इब्राहिम लोदी ने अपना राज्याभिषेक 2 बार करवाया। पहला राज्याभिषेक 22 नवंबर 1517, दूसरा 29 दिसंबर 1517, और फिर मैंने आपको बताई दिया है कि औरंगजेब और शिवाजी ने भी अपना राज्याभिषेक 2 बार करवाया। तो 2 बार राज्याभिषेक करवाने वाले 3 शासक आपको दिखाई पड़ रहे हैं, और यहाँ पे इब्राहिम लोदी है, फिर मुगल काल में औरंगजेब है, और फिर मराठा छत्रपति शिवाजी महाराज हैं। और अगर ये कहते हैं कि किस मुगल शासक ने भारत में 2 बार शासन किया, तो उसका जवाब है हुमायूं। किस मुगल शासक ने भारत में 2 बार, उसका शासनकाल 2 बार डिवाइडेड है, तो इट इज हुमायूं, वन एंड ओनली हुमायूं। 2 बार राज्याभिषेक औरंगजेब। इट्स क्लियर नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चिंता मत करिए, अगला टॉपिक विजयनगर से ही जुड़ा हुआ है। फिलहाल विजयनगर का एक बहुत बढ़िया प्रश्न है, विजयनगर के किस शासक को इंद्र का अवतार कहा गया है? इंद्र के अवतार की उपाधि दी गई है हरिहर, कृष्णदेवराय, देवराय प्रथम या फिर देवराय द्वितीय। जवाब एकदम सीधा और सपाट सा है और सही जवाब है देवराय द्वितीय। देवराय द्वितीय को इंद्र का अवतार कहा गया है। बहुत ध्यान रखिएगा, देवराय द्वितीय की एक उपाधि और याद रखिए, गज बेतेकर, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार अलग अलग परीक्षाओं में पूछी गई है। गज बेतेकर मतलब हाथियों का शिकारी, गज बेतेकर मतलब हाथियों का शिकारी, ध्यान रखिएगा। और इसकी ये उपाधि इंद्र का अवतार, ये क्लियर होना चाहिए। और अगर आप कहें तो मैं कृष्णदेवराय की 2 विशेष उपाधियां आपको बता देता हूं। कृष्णदेवराय की उपाधियों के लिए आप ध्यान दीजिएगा, इसे आंध्र पितामह या आंध्र भोज भी कहा गया है। और एक उपाधि है इसकी, जहां तक मैं याद कर पा रहा हूं, यवन राज स्थापनाचार्य। मुझे बताइए भाई, आप लोग भी कंफर्म कर दीजिए एक बार, मैं गलत तो नहीं बता रहा हूं? नहीं, मुझे अगर याद आ रहा है तो वो गलत याद नहीं आएगा। तो आंध्र भोज और यवन राज स्थापनाचार्य का संबंध है कृष्णदेवराय, और गज बेतेकर इंद्र का अवतार है देवराय द्वितीय। क्लियर हो रही हैं बातें? परीक्षा तक लगातार साथ रहेंगे ना, मुझे बताइए भाई। और कम से कम ये क्रेडिट आपको भी जाता है कि लगातार बने रहेंगे तो मैं लगातार क्लास लेता रहूंगा। आपने थोड़ी सी भी अगर लापरवाही बरती तो फिर आप समझिए। अगला प्रश्न देखिए,
अगला प्रश्न आपको अगले लेक्चर में मिलेगा, या फिर मैं ऐसे कह सकता हूं अगला प्रश्न नहीं बल्कि अगला टॉपिक मिलेगा। और मैं आपको बता रहा हूं हमेशा की तरह एक आपकी बुकलेट है जिसे मैंने आपके लिए तैयार किया है, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत के केवल महत्वपूर्ण तथ्यों और सूचनाओं का संकलन इस बुकलेट में है। यदि आप इस बुकलेट को मंगाना चाहें तो परीक्षोपयोगी दृष्टि से महत्वपूर्ण इस बुकलेट को स्क्रीन पर दिए गए नंबरों से आप संपर्क करके व्हाट्सएप करके आप इसे मंगवा सकते हैं। फिलहाल आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करता हूं। इतने धैर्य और इतनी लगनशीलता से आप मेरी क्लास में बैठे, इसके लिए आप सभी का हार्दिक धन्यवाद, शुभकामनाएं।